चलिए देखिए, आज हम बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ठीक है, कल हम लोगों ने प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है उसके विषय में हम लोगों ने समझा था। आज हम बात करेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगाएंगे आज का, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के क्या क्या नियम होते हैं उसको यहाँ हम समझेंगे। तो पहले तो हम फिगर बना लेते हैं ताकि फिगर से हमें समझ में आना चाहिए। इसको हम बोलते हैं क्या है, क्या बोलते हैं जी इसको? अभिलंब। ठीक, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। देखिए ये बना चुके होंगे आप, दोबारा मत बनाइएगा। और ये किरण आ रही है, ठीक है, तो इस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। ये आपतित किरण है जिसको अपने मूल मार्ग से ऐसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये अपने मार्ग से या तो इधर से जाएगी या तो इधर से जाएगी। ठीक, तो जब इस तरह से जाएगी तो इस किरण का नाम हो जाता है अपवर्तित किरण। ठीक, जो यहाँ पर कोण आपको दिख रहा है ये और ये कोण, इस कोण को आई और आर से प्रदर्शित करते हैं और इस कोण का नाम है आपतन कोण। और ये जो कोण है इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोण। ये अपवर्तन कोण है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा था माध्यम एक, माध्यम फर्स्ट, और ये है माध्यम सेकंड। ठीक है, ये डायग्राम बन चुका था अपवर्तन वाले में। यहाँ पर हम नियम की बात करेंगे। नियम में ध्यान रखें, जो किरण आ रही है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। और जो अपने मार्ग से विचलित हो रही है उसे हम बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक, तो अपवर्तन क्रिया के कुल यहाँ पर 3 नियम हम पढ़ेंगे। हाई स्कूल में आपको 2 नियम बताया जाता है, यहाँ पर एक नियम थोड़ा हम अलग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुल 3 नियम हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये तीनों नियम है कौन कौन, ध्यान रखना है, इसी चीज को यहाँ फोकस करना है। पहला नियम ये है, जैसे परावर्तन में पहला नियम आपने पढ़ा था, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु सभी एक तल में होते हैं। उसी तरह यहाँ भी पहला नियम ऐसा ही है, बस परावर्तित किरण की जगह अपवर्तित किरण लिख देना है, बाकी सब वही है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतन सब के सब एक तल में होते हैं। ये इनका पहला नियम है। ठीक है, तो नोट करते रहें साथ में। आपतित किरण कामा अपवर्तित किरण कामा अभिलंब तथा आपतन बिंदु, ठीक है, सभी एक तल में, सभी एक तल में होते
हैं। ध्यान रखिएगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तथा आपतन बिंदु सब के सब एक तल में है। ठीक है, ये इनका पहला नियम है। दूसरा जो नियम है उसको ध्यान से सुनिएगा। दूसरा नियम कहता है अपवर्तन के क्रिया में प्रकाश की चाल तथा तरंगदैर्घ्य परिवर्तित होता है। जबकि आवृत्ति और कला में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह दूसरा नियम है, ध्यान रखना। हमने कहा अपवर्तन की जब भी क्रिया होगी तो उसमें प्रकाश की चाल और तरंगदैर्घ्य क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, और इसी के परिवर्तित होने से अपवर्तन की क्रिया होती है। जबकि आवृत्ति और कला में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे प्रकाश को कितना हो माध्यम से आप गुजार दीजिए, आवृत्ति और कला नहीं बदलेगा कौन, चाल और तरंगदैर्घ्य। ठीक है, अब आते हैं हम इसके तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या है उसको ध्यान दीजिएगा। माध्यम के किसी भी बिंदु पर, जिस माध्यम में अपवर्तन की क्रियाएं हो रही हैं उसमें किसी भी बिंदु पर अपवर्तनांक और आपतन या अपवर्तन कोण का साइन का जो गुणनफल होता है वो नियत रहता है। नियत रहने का मतलब वो बदलता नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं। माध्यम के किसी भी बिंदु पर अपवर्तनांक यानी म्यू और आपतन या अपवर्तन कोण का जया मतलब साइन के जयानी साइन का गुणनफल नियत होता है। ठीक है, का गुणनफल क्या होता है, नियत होता है। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर इसी नियम को समझना है आपको। माध्यम के किसी भी बिंदु पर जो अपवर्तनांक होगा उस माध्यम का, वो अपवर्तनांक और उस माध्यम में अगर आपतन कोण बनेगा तो उस आपतन कोण की जया, और यदि उस माध्यम में अपवर्तन कोण बनेगा तो अपवर्तन कोण की जया का जो गुणनफल आएगा वो क्या होगा, नियत होगा, यानी वो बदलेगा नहीं। ठीक है, जैसे अगर हम ये मान लें
कि ये जो पहला माध्यम है इस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, μ1 है, और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, μ2 है। ठीक है, ध्यान से समझना। माना पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, μ2 है। तो यानी जिस माध्यम से किरण आ रही है वो पहला माध्यम है, और जिस माध्यम में अपने मार्ग से विचलित हो रही है वो दूसरा माध्यम है। तो अगर पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 मान लें और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 मान लें, ठीक है, तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, पहले इस पॉइंट पर अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पर पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो है μ1, और इस माध्यम में कोण कौन बना है, I, और वो कोण आपतन कोण है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है आपतन या अपवर्तन, यानी कोई भी माध्यम हो उस माध्यम में अगर आपतन कोण बन रहा है तो आपतन कोण का जया यानी साइन लेंगे, और यदि अपवर्तन कोण बन रहा है तो अपवर्तन कोण की जया यानी साइन लेंगे। समझ में आई बात, जया का मतलब होता है साइन। तो अगर हम इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट में ऊपर वाले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, और उस माध्यम में कोण बना है I, जो कि आपतन कोण है। तो μ1 और आपतन कोण की जया क्या हो जाएगा, साइन I, यही होगा ना। इन दोनों का गुणनफल बराबर होगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है और इस दूसरे माध्यम में बना कोण R है, तो इसका साइन क्या होगा, साइन R, यही होगा ना। ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, बराबर। नियत का मतलब क्या है, बराबर है, ये मान हमेशा क्या रहेंगे, बराबर, और जब बराबर रहेंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नियत। समझ में आ गई बात। तीसरा नियम जो कह रहा है उस नियम को ध्यान से समझिए। तीसरा नियम कह रहा है कि माध्यम के किसी भी बिंदु पर उस माध्यम का अपवर्तनांक और उस माध्यम में बने कोण की जया यानी साइन का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, नियत होगा। तो अगर हम पहले माध्यम की बात करें तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक हमने μ1 माना है और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमने μ2 माना है। तो μ1 माध्यम में कोण कौन बना है, तो इसका जया क्या होगा, साइन I। तो साइन I और ये अपवर्तनांक दोनों का गुणनफल बराबर होगा दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम में बने कोण की जया यानी साइन R के गुणनफल के बराबर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम साइन R को इधर भेज दें और μ1 को उधर भेज दें तो देखना साइन R इधर आएगा, हो जाएगा साइन I बटा साइन R, ये हो जाएगा बराबर। ठीक है, साइन R इधर आ गया, μ1 को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, μ2 बटा μ1, μ2 बटा μ1। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये जो μ2 बटा μ1 है, μ2 बटा जो μ1 लिख रहे हैं इसको आप लिख सकते हैं 1μ2, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो μ2 बटा μ1 है उसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, और ऐसे लिखने का मतलब क्या, इसको क्या पढ़ोगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यही पढ़ोगे ना। तो पहले माध्यम से आ रहा है तो उस माध्यम के सापेक्ष और दूसरे माध्यम में अपने मार्ग से विचलित हो रहा है
तो उस माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो अगर हम इसके जगह ये लिख दें तो क्या बनेगा, 1μ2 बराबर साइन आई बटा साइन आर। यही दूसरे प्रकाश के अपवर्तन का जो तीसरा नियम है भाई, उसका ये फॉर्मूला बन जाता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होगा पहले माध्यम का आपतन कोण बटे दूसरे माध्यम के आपतन कोण की ज्या के। ठीक है, समझ में आ गई बात। जो पहले माध्यम लिखा होगा उस माध्यम में ऊपर कोण बनेगा और जो बाद में लिखा होगा उस माध्यम में कोण नीचे बनेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये जो नियम हमने देखा, ये तीसरा नियम, इसे स्नेल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसलिए इस नियम को हम स्नेल के अपवर्तन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लाइन में नोट कर लेंगे, इसे स्नेल के अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। अगर मान लीजिए आ गया कि स्नेल के अपवर्तन का नियम क्या होता है, तो स्नेल के अपवर्तन का नियम ऐसे ही आप क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, तो केवल यही लिखना, तीसरा वाला, तीसरे वाले को ही स्नेल का अपवर्तन नियम कहा जाता है, पहले और दूसरे को नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो देखो, प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता, या इसी को हम कहते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है, तो हेडिंग लगा लें, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, या इसी को हम लिख सकते हैं प्रकाश किरण के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, अब देखना ये उत्क्रमणीयता का सिद्धांत होता क्या। ध्यान रखना, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो सभी को पता है कि प्रकाश अपने मार्ग से विचलित होती है। ठीक है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक, लेकिन अगर प्रकाश दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में आती है तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे। जैसे प्रकाश अगर हवा से जल में जा रही है तो हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालेंगे, और यदि जल से हवा में जा रही है तो जल के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक निकालेंगे। ठीक है, इसी को हमने कहा कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। यही उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहता है, और अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो पहले इनका सिद्धांत लिख लें। एक, देखो जी शांत रहो, एक माध्यम के सापेक्ष
एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? 1 μ2, यही होगा ना? ऐसे ही लिखोगे 1 μ, देखना म्यू के दोनों तरफ नीचे की तरफ लिखा जाता है नंबर, ठीक है। अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक, पहले माध्यम के अपवर्तनांक यानी 2 μ1, ठीक है, के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है जी। यही उत्क्रमणियता का सिद्धांत है। ध्यान देना, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। मतलब समझ लो इसको, मतलब ये है कि जो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है 1 μ2, वो बराबर होगा इसके दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के व्युत्क्रम के। व्युत्क्रम का मतलब 1/2 μ1। समझ में आ गई बात? यही कह रहा है। देखो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रम का मतलब 1/, के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। यही इसी को हम बोलते हैं उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ठीक है जी। अगर हम इसको लिखें कि यदि पहला माध्यम ध्यान से समझना, यदि पहला माध्यम क्या हो? वायु, क्या हो? वायु हो, पहला माध्यम वायु हो तथा दूसरा माध्यम जिसमें जा रहा है, दूसरा माध्यम क्या हो? कांच हो। क्या हो जी? कांच हो, ठीक है। पहला माध्यम क्या हमने मान लिया? वायु, और दूसरा हमने क्या मान लिया? कांच। तो अगर ऐसा आप मानोगे तो देखना ध्यान से, 1 के जगह क्या लिखोगे? वाई, और वाई के लिए संकेत लिखते हैं ए, और ये हो जाएगा दूसरा माध्यम क्या माने हो तो क्या लिखोगे? बराबर। अब क्या लिखोगे? जी। अब क्या लिखोगे? ए। समझ में आ गया? यानी ए न्यू जी बराबर 1/g न्यू ए। समझ में आ गई बात? तो यही होता है उत्क्रमणीयता। अब इसको प्रूफ कैसे करें? प्रूफ यदि आपको करना है तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे, और प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे ये फॉर्मूला आ जा रहा है, उसके लिए हम एक कांच का गुटका लेंगे। गुटका मतलब खाए वाला नहीं, टुकड़ा, एक मोटा गुटका उसको बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो तुम लोग गुटका बहुत तेज समझोगे। ये देखो, एक कांच का टुकड़ा है ये, ठीक है।
ये कांच है। देखो कैसे प्रूफ किया जा रहा है ये, ठीक। ये इसका पहला पृष्ठ है। कहाँ है? ठीक है, ये एक पृष्ठ है जो दो माध्यम को अलग कर रहा है, ऊपर हवा नीचे कांच, ये वायु हो गया, ठीक। प्रकाश की जो किरण आएगी वो किधर से आएगी? वायु से। मान लो यहाँ सूर्य है, तो यहां से एक प्रकाश की किरण ऐसे आई, यहां पर टकराई, ठीक है, ऐसे, ठीक। अब देखो इसको जाने का जो रास्ता है वो सीधा ऐसे है, लेकिन ये इस रास्ते से नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी जी? क्यों नहीं जाएगी? का नींद में मटना पढ़ा नहीं तो मारत है खर्रा का। क्यों नहीं जाएगी? अरे तो हम जा रहे हैं पिछले, क्या हो जा रहा? सघन में जा रही है तो भाई, सघन में जा रही तो जा रही है, कुछ हो रहा है? हम जानते हैं विचलित हो रही है, लेकिन कहाँ है वो विचलित हो रही है? हैं? अरे भाई माध्यम बदल रहा है तो कहाँ हो जा रहा है? माध्यम बदलेगा तो कुछ हो जाएगा ना। हाँ हाँ, मेन तो बोल ही नहीं रहे हो। चाल बदल जा रही है। क्या बदल जा रही है? चाल। चाल बदल जाने से अपवर्तन की क्रिया हो जाती है। अच्छा समझे? चाल बदल जाती है और कुछ नहीं। चाल बदलती है तो अपने मार्ग से वो विचलित हो जाती है। अब देखो एक का पिछवा इधर देखो, उधर ही देख रहे हैं दुकान का। एक पुरुष है, बाइक चलाते हुए जा रहा है, पीछे एक महिला बैठी हुई है। जब तक वो महिला अपने ससुराल वाले क्षेत्र में होगी तब तक बाइक पर देखना पूरा घूघट उघट ओढ़ के चुप ना सीधा शरीफ बैठेगी। जैसे उसका वो माध्यम, वो एरिया चेंज होगा, मैके वाला एरिया आएगा, हाई उठा के हर फेंक देगी, हाई उठा के कंधा चढ़ जाएगी, चाल सब बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि माध्यम क्या हो गया? बदल गया। वो एरिया बदल जाती है तो चाल बदल जाती है, चाल बदल जाती है तो अपवर्तन हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो वही यहाँ हो रहा है। ये वो वाला एरिया है जिसमें वो थी, अब ये दूसरा एरिया आ गया, तो इसलिए इसकी चाल क्या हो गई? और जब चाल बदल जाती है तो ये अपने रास्ते से भटक जाती है। समझे? इसी को हम कहते हैं अपवर्तन, इसी को ना कहते हैं। तो तभी तो वही हम पूछ रहे हैं, सर रास्ते से भटक जाती है, सर माध्यम बदल जाता, सब बताएंगे सब, लेकिन मेन नहीं बताएंगे। मेन उसका क्या है? चाल है। कल भी हमने इस पे बार बार फोकस किया था, देखना चाल बदल जाती है। चाल बदलने के कारण ही अपवर्तन होता है। चाल ना बदले तो अपवर्तन होगा? नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि सर उसकी चाल बदल जाती है दूसरे माध्यम में, इसलिए अपने मार्ग से, बस सिंपल सी बात। समझ में आ गई बात? तो ये चाल बदल जाता है। चाल बदलने से अगर ये माध्यम सघन होगा तो किधर झुकेगी? अभिलंब की ओर। और यदि ये माध्यम इस पहले के तुलना में विरल होगा तो अभिलंब से। तो ये बताओ वायु के सापेक्ष कांच सघन है कि विरल है? विरल है। बहुत अच्छा। हाँ, कल भी बता दिए थे कि कांच सघन होगा ना वायु से तो किधर जाएगी? इधर जाएगी, इधर जाएगी ना, अभिलंब की ओर झुकते हुए ऐसे चली जाएगी।
समझे? सब बताया हुआ सब तुरंत भुला जाते हैं। ये हो गया। अब ध्यान देना, यहां पर ये जो कोण बनेगा, ये कोण बन गया आई, जिसे हम आपतन कोण कहेंगे, और ये बन गया उसका अपवर्तन कोण, जिसे हम R1 लिखते हैं, R1। ठीक, R1 क्यों लिखा गया, रीजन समझो, क्योंकि यहाँ पर अपवर्तन 2 बार होगा। ठीक है, अगर हम इसको R लिख देंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए हमने उसको R1 लिखा है। अब देखो यहाँ पर, जहां पर यहाँ इस वाले पृष्ठ पर अब आ जाओ, इस वाले पृष्ठ पर जहां टकरा रही है ना, वहीं पर आप लंब डाल दो, ऐसे यहां भी लंब डाल दो। ठीक है जी, ऐसे। अब ये बन गया इसका आपतन कोण, इस वाले पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण, और यह जो कोण है वो इसी कोण के ठीक क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि मैथ में भी आपने पढ़ा, अगर 2 रेखा इसे है एक दूसरे के समांतर और तिर्यक रेखा इसे काट रही है, तो हाई कोण और हाई कोण क्या होते हैं, तो वही तो है, एक रेखा ये है और एक समांतर ये काट रही है, तो ये दोनों आपस में, समझ में आई बात। तो ये आपतन कोण है, लेकिन इस कोण का मान किसके बराबर होगा जी, R1 के, इसलिए इसको भी क्या लिखेंगे, R1। ठीक है, अब देखो, जब किरण यहां पर आएगी तो इसको जाना सीधे इसे चाहिए, लेकिन नहीं जाएगी, अपने मार्ग से क्यों हो जाएगी, हाँ, क्योंकि माध्यम बदल रहा है। अब कांच से हवा में आ रही है तो माध्यम बदलेगा, माध्यम बदलेगा, चाल बदलेगी, चाल बदलेगा, तो फिर ये ऐसे चली जाएगी। समझ में आ गई बात, ये हो गया। ठीक है जी, अब ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण देखना, ये वाला कोण, ठीक है, इस कोण को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ, आई। क्यों आई, क्योंकि देखो यहां पर हवा में क्या कोण बना था, और ये भी क्या है, हवा ही है, तो यहां भी कोण बनेगा आई। लेकिन इस कोण को हम कौन सा कोण बोलेंगे जी, कौन सा कोण बोलेंगे, लिखेंगे आई, लेकिन पढ़ेंगे अपवर्तन कोण, क्योंकि ये अपवर्तित किरण है और ये आपतित किरण है, तो है आपतन कोण और है, लेकिन जब यहां बात करेंगे तो है आपतन और है, समझ में आ गई बात। तो यहां पर प्रकाश किरण का 2 बार अपवर्तन हो रहा है। अब 2 बार जहां जहां हो रहा है उस पॉइंट का नाम दे दें, अगर हम मान लो इस पॉइंट को नाम दे दें ए और इस पॉइंट को नाम दे दें बी, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट पर अपवर्तन की क्रिया स्नेल के नियम के अनुसार लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए, चित्र से, ठीक है, बिंदु ए पर स्नेल के अपवर्तन के नियम से, समझना, चित्र में हमें लिख लो, चित्र में बिंदु जो ए है, इस बिंदु पर स्नेल के अपवर्तन का नियम लगाएंगे, और स्नेल के अपवर्तन का नियम क्या है जी, क्या है, 1n2, देखो ऐसे था ना, 1 म्यू 2 बराबर साइन आई, यानी आपतन कोण बटे अपवर्तन कोण, यही है ना। तो अगर ये नियम हम लगाते हैं बिंदु ए पर, तो ये हो गया y और ये हो गया, तो 1 की जगह हम क्या लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे, और 2 की जगह क्या लिखेंगे, जी बराबर
और यहां पर आपतन कोण कौन है, तो क्या लिखोगे, साइन बटा, और अपवर्तन कोण क्या है, तो साइन R1, और ये हो गया इक्वेशन। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना सभी को। अब यही नियम बिंदु B पर भी लागू करेंगे, तो फिर लिखेंगे बिंदु B पर स्नेल के अपवर्तन के नियम से बिंदु B पर, तो बिंदु जब B पर आएंगे तो ध्यान से समझना, अब प्रकाश कांच से वायु में आ रही है ना, ये वायु है, ठीक। तो अब पहला माध्यम कौन हो गया, कांच, और दूसरा कौन हो गया, तो 1 की जगह क्या लिखेंगे, G, क्या लिखेंगे, G, और दूसरे की जगह A। समझ में आ गई बात, बराबर। यहां पर आपतन कोण कौन है, तो लिखोगे साइन बटे साइन I, समीकरण 2। ठीक है, अब दोनों समीकरण का क्या करोगे, गुणा, तो लिखोगे नीचे समीकरण 1 गुणे 2, दोनों का गुणा कर दो। गुणा करके देखो, पहले लेफ्ट साइड गुणा कर लेना, अब इसका काम खत्म, मिटा देते हैं। देखो ध्यान से, गुणा करोगे तो लिखोगे A म्यू G गुणे G म्यू बराबर, ये लिखोगे ना, लेफ्ट साइड का गुणा हो गया। अब राइट साइड का गुणा देखो, साइन I बटे साइन I बटे साइन गुणे, इसका राइट साइड देख लो, साइन R1 गुणे बटे साइन I, सही है। अब इसको देख लो ध्यान से, कट रहा होगा, देखो साइन I और साइन R1 और साइन, कट गया ना। तो अब यहां बचा A म्यू G गुणे G म्यू बराबर क्या, 1 बचा ना। अगर हम इसको इधर भेज दें तो A म्यू G बराबर 1 बटा G म्यू, होगा कि नहीं होगा, देखो आ गया होगा, आ गया जी, प्रूफ। ठीक है, हो गया। यानी सिंपल सी बात दिमाग में रखना, अगर A म्यू G है, अगर इससे G A म्यू करोगे, मतलब पीछे जो है उसको पहले, जो आगे है उसको पीछे करोगे, तो बटे में कर देना। ठीक है, देख लो, A पहले और G बाद में। हमने क्या किया, G को पहले और A को, तो उसको बटे में लिख देंगे। ठीक है, यही प्रकाश का उत्क्रमणीयता है, नोट कर लीजिए।